हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। तो चलिए आज हम अपना क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 एनिमेशन वीडियो की मदद से आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी मीडियम में है और फुल ऑन नोट्स हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स मेरे से डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है। उसके बाद हम अपने प्यारे प्यारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या थे और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है। इसके बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 6, तो उनको एक्सप्लेन करेंगे डीपली, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू। तो सबसे पहले अधिकार लोगों को प्रदान किए गए वे तार्किक दायरे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालत से मान्यता प्राप्त होती है। मतलब कि अधिकार एक ऐसे दायरे या ऐसे दावे होते हैं जो समाज से हमें समाज से स्वीकृति मिलती है और अदालत से मान्यता प्राप्त है। कि मतलब समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और अदालत उसे कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान करती है, उसे ही हम अधिकार कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम आगे हमारा आता है अधिकारों का घोषणा पत्र। जब संविधान में सारे अधिकारों को लिख देते हैं, वह उसकी एक सूची तैयार कर दी जाती है, तो उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। ये एक लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। मतलब कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार द्वारा किए गए काम होते हैं जो उनको नागरिकों के अधिकार दिए गए नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। सरकार को मतलब गैर कानूनी काम करने से रोकता है अधिकारों का घोषणा पत्र, तथा इसका उल्लंघन होने पर उसका उपचार भी हमें सुनिश्चित कराता है अधिकारों का घोषणा पत्र। इसे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इसकी मांग उठाई थी अधिकारों के घोषणा पत्र की, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की मूल विकास एवं सार्वजनिक विकास के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में ये बहुत ज़्यादा योगदान और सहयोग प्रदान करता है हमें। तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के मूल हित के लिए दिए गए, उसके व्यक्तिगत हित के लिए दिए गए कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो मौलिक अधिकार थे उसकी शुरुआत कब से हमें फील होता है कि हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता थी, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान से ही 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारतीय संविधान निर्माता द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं उसे संविधान में सुरक्षित कर दिया गया। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इन्हें सुरक्षित किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसे संविधान में लिख दिया गया है, इसका उल्लंघन होने पर हम अदालत में जा सकते हैं, और अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो इसका उपचार का भी हमारे पास उपाय है। केवल संविधान संशोधन द्वारा ही इन अधिकारों को परिवर्तित किया गया है। ये मौलिक अधिकार की विशेषताएं भी कह सकते हैं हम, ये उसके बारे में बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से अधिकार होते हैं कि जिन्हें संविधान में लिख दिया गया है और जो किसी व्यक्ति के मूल विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरा, इनका उल्लंघन होने पर इनका उपचार भी सुनिश्चित किया गया है और इसे केवल संविधान में संशोधन करके ही परिवर्तित किया गया है। मतलब इतना ईजिली से कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो कौन से क्या कहलाएंगे, हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। अब आगे हम इसमें मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सामान्य कानून और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। जो सामान्य कानून होता है उसे लागू व सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य कानून की मदद ली जाती है, ठीक है। ये संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। और जो वही मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा संविधान खुद सुनिश्चित करता है, उसे संविधान संशोधन द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है छोटा सा। संविधान को कोई भी अंग फंडामेंटल राइट्स के
खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। इसके हनन होने की शक्ति न्यायालय के पास है। मतलब कि अगर इसका हनन होगा तो जो न्यायपालिका है वो इसके हनन के लिए उपचार प्रोवाइड कराएगी और जिसने इसका उल्लंघन किया उसको दंडित करेगी। ये हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 6 मौलिक अधिकार आते हैं। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। और फिफ्थ आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और लास्ट हमारा आता है आर्टिकल 32, जो कि है, बताइएगा इस कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान 1 मार्क्स में संविधान की हृदय और आत्मा किससे कहा गया है? आर्टिकल 32। तो सबसे पहले हम अपने पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में हमारे पास कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष सभी को समानता है, आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को सरकार किसी भी व्यक्ति को जन्म, उसके धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर कहीं भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं करेगी। उसको भेदभाव का निषेध अधिकार प्राप्त है हर व्यक्ति को। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार के अवसरों में समानता, बिना किसी भेदभाव के सरकार व्यक्तियों को सार्वजनिक नियुक्ति करेगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि सबको समान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और इसके लिए राज्य जो है वो अपनी तरफ से कुछ विशेष नियुक्तियां भी कर सकती है। जैसे किसी राज्य में पिछड़े हुए वर्ग हैं जो कि एक समान प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए अभी असमर्थ है, तो सरकार उनको आरक्षित करके कुछ आरक्षण प्रावधान दिला के उनके पदों को नियुक्त करने के लिए उनकी मदद कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है ये समानता का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि अवसरों की समानता को समान दिलाता है। मतलब कि अवसरों की समानता का सामान दिलाता है। मतलब जो पहले से पिछड़ा वर्ग है और एक सामान्य वर्ग है, तो जो पिछड़ा वर्ग है उसे एक सामान्य वर्ग के हैसियत तक को पहुँचाए, तो इसलिए सरकार में कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये उसे समानता के बराबर लाने के लिए किया गया, ना कि इसका उल्लंघन किया गया। ठीक है, अब हमारा आता है आर्टिकल 17 जो है छुआछूत का अंत। राज्य में किसी भी प्रकार की छुआछूत भेदभाव पर रोक, इसमें ये कहा गया है। आर्टिकल 18 हमारा कहता है सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकता, यानी उपाधियों का अंत। आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। अब हमारा आर्टिकल आता है 19 to 22, यानी कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बात करी गई है। और इस जो हमारा ये जो आर्टिकल 19 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब भाषण देने और अभिव्यक्ति की हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण रूप से जमा होने की स्वतंत्रता एवं सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये हमारी कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं जो हमें प्राप्त हैं। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अब हमारा आता है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। मतलब कि अगर कोई अपराधी है और उसने कोई गुनाह किया है तो उसमें भी संरक्षण है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे। इसके अंदर बस इतने ही पॉइंट्स हैं। अब आगे आपका आता है इसमें, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ आर्टिकल 22, यानी व्यक्ति को जीवन की रक्षा व दैहिक स्वतंत्रता है।
मतलब किसी भी व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ का अधिकार है, उसको अपने जीवन की रक्षा के लिए अधिकार है। और इसका आर्टिकल 20.A कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान हो। ये जो इसमें जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। अब इसमें आता है आर्टिकल 22, यानी अभियुक्तों व सज़ा पाए लोगों का अधिकार। यानी जिन लोगों ने सज़ा पाई है, ये जो अभिव्यक्त हैं और जिन्होंने सज़ा पाई है, उनके पास भी अधिकार है। इसमें आता है, इस कानून के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि गिरफ्तार हो भी गए हैं तो आप उसको अपना मनपसंद वकील चुनने और 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश होने का अधिकार आता है आर्टिकल 22 के अंदर। जैसे निवारक नज़रबंदी जो थे, अब हमें आपका छोटा सा टॉपिक है निवारक नज़रबंदी। आशंका व शक के दायरे पर गिरफ्तारी, जिसमें अभी अपराध नहीं किया है, आप उसे केवल 3 महीने के लिए नज़रबंदी में रख सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक आता है और इस पर क्वेश्चंस बहुत बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं। तो निवारक नज़रबंदी ये होती है कि मतलब जिस व्यक्ति ने अभी अपराध नहीं किया है, उसे केवल शक के आधार पर पकड़ लेना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। अब हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 कहता है, स्वतंत्रता के बाद करोड़ों लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना, इसलिए सरकार ने महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की मांग करी। तो बंधुता, बेरोजगारी, जबरन मजदूरी जैसे कामों पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इससे हम आर्टिकल 23 को समझते हैं। तो आर्टिकल जो 23 है, यानी कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने से रोक व काम करने वालों पर मुकदमा। यानी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने जोखिम वाली जगहों पर काम करने की रोक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट 1 बिल्कुल समझ आ गया होगा। और जो भी आपको क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अपने पास पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।